जय हिंद साथियों। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस क्लास में आप लोग जीके जीएस के प्रश्नों को लगाएंगे जो कि आपके हूबहू क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को पूरा लगाएं, क्लास को स्किप ना करें कहीं से, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और अंत में आपको कमेंट करके बता देना कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरू करते हैं। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? जो हड़प्पा सभ्यता थी, संस्कृति थी, जो नष्ट हुई थी, वह किस कारण से हुई थी? तो किसी ने पानी के बहाव को माना, तो किसी ने इसके लिए इंद्र को इसलिए दोषी ठहरा दिया। इसमें कई तरह के मित्र थे, तो इसलिए जो इन्होंने बताया था वह इंद्र को दोषी माना था। तो वो किसने दोषी माना था? ये दोषी माना था सर मार्टिमर हीलर ने दोषी माना था। किसके लिए? इंद्र के लिए दोषी माना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो कौन सा है जो इनके नियमों का वर्णन करता है, आपको ये बताना है इसमें। तो ये करता है आचरांग सूत्र। उसका नाम क्या हो जाएगा? आचरांग सूत्र हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें, जो कि प्रॉपरली यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस से बनाए गए हैं क्वेश्चन उसके आधार पर, इसलिए आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चन आपके पैट के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राजाओं में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो वो कौन सा जो वर्णन करता है? वह करता है शिलालेख डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये जो 10 राग युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये बेसिकली लड़ा गया था परुसड़ी नदी के लिए पर लड़ा गया था। कौन सी नदी थी? परुसड़ी नदी थी। इस तरह से सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? वो कौन थे? तो वो थे जय सिंह के साथ की थी। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? जो जनगण मन गण था, यह कौन सा ऐसा अवसर था जो कि पहली बार गया था? बताएं, आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं मेहता, तेलंग और तैब जी के लिए जानते हैं त्रिमूर्ति के रूम में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन लिए गए ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो वह कौन सी महिला थी आपको बताना है इसमें। तो वह महिला थी अरुणा आसफ अली थी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? लेकिन वह भारतीय होनी चाहिए, तो वो कौन सी महिला थी? चलिए इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएं वो कौन महिला थी। क्या ये अरुणा आसफ अली थी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? जो 40वां अधिवेशन था, कौन सा 40वां अधिवेशन था, 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था?
ये कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। जिसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो बत्तीसवां जो अधिवेशन हुआ था, जो बत्तीसवां अधिवेशन जो 32वां अधिवेशन था, और ये कब हुआ था? जो 32वां अधिवेशन था ये आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यह सुझाव किसका था? तो ये सुझाव था लॉर्ड इरविन का सुझाव था कि इन्हें बाहर रखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। जो 9 डिग्री जो चैनल है वह कहाँ अवस्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है, किनके बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवरती तथा मिनिकॉय के बीच में स्थित है। इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो जलवायु की विशेषता पूछ ली गई है, तो इसमें क्या होगी देखते हैं इसके ऑप्शन को। उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का उन्नास होता है। तो ये कितना होता है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसमें आपको बताना है, 19 बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 अंश। क्या हो जाएगा? 43 डिग्री पर ये बनता है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है? क्या चीज़? विष्ट दोआब फैला हुआ है। तो नदियों के बीच में बताना किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ क्या चीज़? विष्ट दोआब फैला हुआ है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत का खान है? तो कौन सी जो सबसे बड़ी खान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैलाडीला खान। कौन सी खान हो जाएगी? बैलाडीला की खान हो जाएगी। चलिए अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो नया अधिकार पत्र किसने कहा था आपको बताना। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल आपका होगा 43 से। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किसके अंतर्गत प्राप्त होता है इनके लिए अधिकार? ये अधिकार इन्हें प्राप्त होता है भारतीय संविधान से अधिकार प्राप्त होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपका जो ईपीट्रिपल पैट का जो एग्ज़ाम 6 सितंबर और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में होने जा रहा है, आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप एक बार में यदि प्रश्नों को याद ना कर पाएँ, ठीक से ना समझ पाएँ, तो दोबारा क्लास को रिप्ले करके देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
संघीय न्यायालय पूछ लिया गया किस वर्ष में स्थापित किया गया, आपको बताना है इसमें। तो कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना जो हुई थी, न्यायालय की स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 6 न्यायाधीश थे। कितने, 6 न्यायाधीश थे इसमें, 6 न्यायाधीश थे इसमें। और जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, प्रथम न्यायाधीश जो इसमें थे, प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो आपके हो जाएंगे मॉरिस गवेर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉरिस गवेर जो थे वो प्रथम न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये किसमें निहित होता है, आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पैट के एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। चलिए अगला क्वेश्चन, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। जो रिंगलमैन स्केल है इसका उपयोग किसके घनत्व मापन में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं के मापन में होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो दोष होता है किसके द्वारा इसका इलाज किया जाता है, अप्तर लेंस के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो क्या कारण होता है कि पीतल फीका पड़ जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया था। जो जीव विज्ञान नाम है वह किसने दिया था, ये पूछा गया। तो जो जीव विज्ञान नाम दिया था लैमार्क ने दिया था। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब आपको बताना कि अरस्तु का संबंध किससे है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। अब इसमें आपको बताना कि जो पोलियो का टीका था इसकी खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन सॉल्क ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था। तो ऐसी कौन सी समिति थी, उसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। ये समिति थी आपकी तेंदुलकर समिति के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 को हुई थी। किसकी, ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 1975 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो ये नियम कब लागू हुआ था, बताएं जरा आप कमेंट करके। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, करें कमेंट आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो ये लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य निगम 5 जुलाई
2013 को लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष पूछा गया है, तो उसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2004 में शुरू किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो एक महत्वपूर्ण किसका पहलू है? ये पहलू है पूंजीवादी का। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चपचारकूट डैश डैश राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? सीधा सीधा सवाल है कि चपचारकूट जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है ये त्योहार आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम में मनाया जाता है। जो चपचारकूट त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। उस प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो यह मनाया कब जाता है? अब आती है तो ये कब मनाया जाता है? चलिए देखते इसे बताते हैं कब मनाया जाता है। देखिए आपको बताना चाहेंगे जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 20 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लेकिन जो विश्व शरणार्थी दिवस है वह 20 जून को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। जो 1948 में ओलंपिक के खेल हुए थे वह किस जगह पर हुए थे? तो आपको जगह बतानी है किस जगह पर हुए थे, बताएं, कमेंट करें आप लोग। ये हुए थे लंदन में हुए थे। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष से इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपको सन बतानी है इसकी। तो ये किस सन में किया गया था? ये किया गया था 1906 में। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना। तो ये स्थित है गुजरात में स्थित है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती हैं? क्या चीज? प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो ये कितने हैं जो कि प्रदेश के सीमावर्ती हैं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी क्या है? बताएं कनाडा की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वेलिंगटन होगा, कैनबरा होगा, ओस्लो होगा या ओटावा होगा? बताएं आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। वो की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ओटावा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए
आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उसी टॉपिक पर आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।